हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल्स और आज हम ट्रायंगल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। एक्चुअल में ऐसी थ्योरम जो है ना कई बार बुक्स में बाय नेम गिवन नहीं होती लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में आती है, तो वो सारी बातें अभी समझा दूंगा। पहले आप थ्योरम चेक करो। थ्योरम का नेम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्चुअल में क्या है सुनो। पहले रीडिंग करना इसकी। यस, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। क्या मतलब हुआ? ऐसा एकदम से रीड करते ना समझ नहीं आता कुछ, है ना। बड़े आराम से एक एक लाइन का मीनिंग समझो। देखो, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। पहले हम इतना सा ड्रॉ करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास जैसे एक ट्राइंगल है, मैंने यहां ड्रॉ किया। दिस इज पी क्यू आर, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो एंगल कोई भी ले सकते हैं, मैंने पी एंगल ले लिया सपोज करो। इसका मैं इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब जो इसको अंदर से बाइसेक्ट करता हूं। ये इंटरनल एक्चुअल में क्या है? इसके अंदर। वैसे ना एंगल है ना, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो बाहर भी बनता है, तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले की। तो इसका बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया। बाइसेक्टर किसका है? कुछ बच्चे यहाँ पर बाई चांस ही अपनी मर्जी से एक गलत फहमी यहाँ पर उनके माइंड में आ जाती है। वो उनको लगता है कि सर एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि आप बाइसेक्ट कह रहे हो इसीलिए। मैंने साइड बाइसेक्टर नहीं बोला है, एंगल बाइसेक्टर बोला है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं और इसको 2 नंबर दे दूं तो 1 एंगल 2 एंगल के इक्वल है। क्या इतना क्लियर हो गया सबको? अब आगे चेक करो। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट का मतलब जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसका ऑपोजिट है क्यू आर। क्यू आर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्यू एस एंड एस आर। इक्वल मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। लेकिन आगे क्या है? डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशो। इंटरनल डिवाइड हो रहा है, देखो इसके अंदर की तरफ। इन द रेशो का मतलब इनका जो रेशो है क्यू एस और एस आर का किसके इक्वल है? इन द रेशो ऑफ द साइड्स। कौन सी साइड्स? कंटेनिंग द एंगल। कौन सा एंगल? जो स्टार्टिंग में हमने बाइसेक्ट करवाया था, मतलब पी। आप बताओ पी एंगल कौन कौन सी 2 लाइन से बन रहा है? एक पी क्यू से और एक पी आर से। तो कंटेनिंग द एंगल का मतलब है कि साइड्स कंटेनिंग द एंगल, मतलब एंगल जिन साइड के बीच में बन रहा था उन दोनों के। दोबारा समझो अगर नहीं समझ आया तो। देखो, हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है, हम सीधा वहीं से बात करते हैं। हमें यह प्रूव करना है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, पहले मैं थ्योरम का मीनिंग समझा रहा हूं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल इक्वल है, 1 और 2 एंगल, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑपोजिट साइड्स का ये डिवाइड कर रहे हैं जिसको, मतलब क्यू एस और एस आर में, इनका जो रेशियो होगा यानी क्यू एस बाय एस आर, ये इक्वल होगा किसके? उन 2 साइड के रेशियो के जो एंगल जिसके बीच में बन रहा है, मतलब पी क्यू एंड पी आर। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपने क्यू एस और एस आर लिया तो आपको पी क्यू और पी आर लेना पड़ेगा। अगर आपने एस आर अपॉन क्यू एस लिया होता तो आपको इधर भी पी आर अपॉन आर पी क्यू लेना पड़ता। ये पहले लिया तो इधर ये पहले आएगा, ये पहले लिए तो इधर ये पहले आएगा, ठीक है। तो इनका रेशो और इनका रेशो इक्वल है, ये प्रूव करना है। क्या आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मीनिंग क्लियर हुआ? अब सुनो, सबसे पहले गिवन क्या गिवन है आपको? एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका है? ऑफ एंगल कौन सा था? क्यू पी आर। क्यू पी आर दिख रहा है सबको? पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। प्रूव आपको ये करना है, आपके सामने आ ही गया। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। बस ये थोड़ा सा है ना, एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन कई बार ऐसा होता है जो माइंड में थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। अगर वो नहीं याद रहता फिर क्वेश्चन कई बार मुश्किल हो जाता है। और थ्योरम में वैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि समझ तो एक्चुअल में सारा आ जाएगा, बस छोटे मोटे ऐसे स्टेप होते हैं जो कई बार माइंड में हमें रखने पड़ते हैं कि उसकी वजह से आंसर आ रहा है। तो सुनो, हम एक काम करते हैं। हम ये जो क्यूपी है, क्यूपी नहीं सॉरी पी एस,
हम इस PS के एक पैरेलल लाइन R पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब उससे फायदा क्या होगा देखते हैं। R पॉइंट पर PS के पैरेलल लाइन दिख रहा है सबको, ये इसके पैरेलल, पैरेलल के लिए मैंने इस तरह एरो लगा दिया, ठीक है। और इसको मैंने एक्सटेंड किया, और ध्यान से सुनना, ये जो QP है ना, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया, और जहां ये मीट करें उसको कोई नेम दे दिया, जैसे कुछ भी RST दे देते हैं इसको, दिस इज T। समझ आ रहा है इतना? तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने, RT पैरेलल टू SP, ठीक है, देख लो ये रहा। और ये किसको मीट कर रहा है, टू मीट प्रोड्यूस्ड QP, टू मीट प्रोड्यूस्ड QP एट T। इसका मीनिंग समझ आ गया कि जो हमने RT ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल है, SP के, और वो किसको मीट कर रही है, प्रोड्यूस्ड QP, मतलब इसको आगे बढ़ाने पर किस पर, T पॉइंट पर, ठीक है। समझ आ गया इतना? अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि ये वाला जो एंगल है, जैसे ये, इसको मैंने एक बार 3 नंबर दे दिया और इसको मैंने 4 नंबर दे दिया, ठीक है। अपनी मर्जी से नंबरिंग कहीं भी कर सकते हो आप लोग। कुछ एक बातें पूछ रहा हूं जिनके जवाब आपके पास भी होंगे। आप पहले इतना नोट करो एक बार। ओके, नोट कर लिया। अब सुनो, अब मान लो मैंने आपसे ये पूछा, ध्यान से देखना सभी, कि एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, PS बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये हाफ हाफ होगा, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीजन, सिंस PS का मतलब ये, PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, QPR, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अच्छा, अब सुनो, क्योंकि मैंने इनको पैरेलल ड्रॉ किया था, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया काफी बच्चों ने। वो कह रहे हैं सर ये देखो इस तरह से ये Z बन रहा है, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो इसका मतलब एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। पूरा लिख लिया करो आप लोग, समझ आ गया इतना? अब बताओ एंगल 1 और 4 में क्या रिलेशन है। यस, बिल्कुल सही। अब आपको काफी कुछ आ गया ना। ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके लिए ये वाले एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, क्या, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, मतलब एंगल 1 2 3 तीनों सेम हुए, और 1 4 के भी इक्वल है, तो मतलब 1 2 3 4 सारे सेम हो गए, है ना। तो मुझे इसमें से जिसकी रिक्वायरमेंट है मैं पहले उसकी बात करता हूं। मैं एक बार एंगल 3 और 4 की तरफ बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि 1 4 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, और 1 3 के भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब 4 और 3 भी इक्वल होंगे, सारे सेम है, सीधी सी बात ये है। लेकिन मुझे इसका बेनिफिट क्या है, ये जो ट्राइंगल है ना, दिख रहा होगा आपको PTR, इस ट्राइंगल पे गौर करो, इसमें ये वाले 2 एंगल हमने सेम निकाल दिए। अगर 2 एंगल सेम है किसी भी ट्राइंगल में तो वो आइसोसेल्स होता है, और उनके ऑपोजिट जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल PTR, दिस इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, इनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, इसके ऑपोजिट PT दिख रहा है ना, PTR, ये इस PTR ट्राइंगल में 3 के ऑपोजिट PT, 4 के ऑपोजिट PR, तो क्या लिख देंगे, PT इक्वल्स टू PR, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू
इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, आर इक्वल पूरा लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, दीज आर इक्वल। समझ आ गया इतना? ओके, इतना नोट करो। ओके, अब इसके बाद सुनो, देखो हमने पी टी इक्वल्स टू पी आर तो प्रूव कर लिया, लेकिन अब हम ट्राइंगल क्यू टी आर, दिख रहा है ये बड़े वाला ट्राइंगल, इसमें आप चेक करो कि इस वाले ट्राइंगल में पी एस और टी आर दीज आर पैरेलल। तो इसका मतलब यहां पर थेल्स थ्योरम का यूज हो सकता है। थेल्स याद है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी। उसका यूज कैसे करेंगे? देखो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर दिख रहा है सबको? इनमें पी एस जो है ये पैरेलल है किसके? टी आर के। देयरफॉर बेटा याद तो है आप लोगों को, क्या होगा? क्यू पी अपॉन पी टी, क्यू पी अपॉन पी टी किसके इक्वल होगा? क्यू एस अपॉन एस आर के, क्यू एस अपॉन एस आर के। कहां से आया? बाय बीपीटी या बाय थेल्स थ्योरम लिख दो, एक ही बात है। या तो आ गया ना, उसमें वन साइड पैरेलल होती है, मतलब अगर वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनका रेशियो इक्वल होता है। तो क्यू पी रेशियो पी टी और क्यू एस रेशियो एस आर ये सेम होंगे। अब इसके अंदर एक लास्ट काम कर रहे हैं, वो है पी टी की वैल्यू पी आर हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? क्यू पी अपॉन पी टी की जगह क्या आ जाएगा? पी आर इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस आर। ठीक है, कहां से आया? फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है सबको? ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक बार फिर से सुन लो, किसी भी ट्राइंगल में, या रेफर कर रहा हूं, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये ऑपोजिट साइड को उस रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में इस एंगल को बनाने वाली साइड्स हैं। मतलब क्यू एस और एस आर का रेशो क्यू पी और पी आर के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा भी होगा कि ये थ्योरम आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में डाल देंगे। मैं वो भी लिख के बता देता हूं, पहले आप ये नोट कर लो। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। इन फिगर ये गिवन है आपको, पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर। प्रूव दैट क्यू एस बाई एस आर, क्यू एस बाई एस आर इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी आर। मतलब एक्चुअल में ये पूरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को हमने क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया, तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है उससे। जो आपने वही किया है वही सेम टू सेम यहां करना है। ठीक है, एक ही बात है, ध्यान रखना, बस वो हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा, ये हमने क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अब हम कन्वर्स की फॉर्म में, मतलब अब हम इसका उल्टा करने वाले हैं। हमने इसमें क्या किया था? इसमें हमने कहा था कि अगर कोई बाइसेक्टर होगा तो इसका रेशो और इसका रेशो सेम होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा कि अगर इनका रेशो और इनका रेशो सेम है तो ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर होगी। ये अभी प्रूव कर देते हैं। ठीक है, पहले आप इतना नोट करो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग चेक करो, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी अभी जो हमने थ्योरम की थी अब उसका कन्वर्स है, जिसको मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया। एक्चुअल में जो थ्योरम हमने अभी की थी उसमें क्या किया था कि कोई भी ट्राइंगल है, नेम चाहे जो मर्जी ले लो, उसमें हमने पी क्यू आर लिया था। कोई भी ट्राइंगल है जिसमें अगर हम एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी ड्रॉ करते तो इनका रेशो और इनका रेशो इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। अब उसका कन्वर्स है, मतलब इस बार हमने कोई लाइन ड्रॉ की ए डी, मैंने बाइसेक्टर वर्ड यूज नहीं किया अभी, और ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की कि बी डी और डी सी का रेशो बी ए और ए सी का रेशो इक्वल है। अगर ये बता दिया देन प्रूव दैट दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो चेक करो, यही होगा। इन फिगर डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी, दिख रहा है सबको, ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। देन प्रूव दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। समझ आ गया? उसका जस्ट उल्टा कन्वर्स होने वाला है। तो सुनो क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। तो मैं इसको जैसे 1 नंबर और इसको 2 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर स्टार्ट करोगे सबसे ऊपर गिवन आप अपने आप नोट कर लेना, ये कंप्लीट आ जाएगा सारा। ठीक है, यहां तक। उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये प्रूव कर देंगे तो अपने आप बाइसेक्टर हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात?
इसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से सुनना। लास्ट वाले में हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें BA को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना? एक पॉइंट E तक, जिसमें हमने ये काम किया कि हमने A से लेकर E की जो लेंथ है वो AC के इक्वल आगे प्रोड्यूस कर दी। मतलब BA को इतना प्रोड्यूस करना है जितना AC की लेंथ हो उतना AE चला जाए। तो ये जो AE है और ये जो AC है ये इक्वल हमने कंस्ट्रक्शन में ली है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस। किसको प्रोड्यूस करना है? BA। प्रोड्यूस BA टू पॉइंट E सच दैट क्या होगा? AE इक्वल्स टू AC एंड, और ये जो C और E है इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड ज्वाइन CE। कंस्ट्रक्शन समझ आ गई आप लोगों को? अब सुनो, अब मैं एक काम और करता हूं, मैं इनको भी नंबर दे रहा हूं, जैसे 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो ये जो ट्राइंगल है ना AEC, हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ में सबसे पहला काम, इन ट्राइंगल ACE। अब चेक कर लो, इस वाले ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हुआ। क्या होगा? AE इक्वल होगा किसके? AC के। रीजन? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा किया था। ठीक है, देयरफॉर अब अगर ये 2 साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। सही बात है इतनी? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या लिखेंगे? सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। लिख लोगे क्या बेटा? मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कुछ लाइंस, वो लिखा करो अपने आप। ठीक है, अब इसके बाद देखो, बड़े आराम से सुनना। जो हमें गिवन था ये रेशो, हम एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC। कहां से आए ये? गिवन। अब मैं इसके अंदर BD अपॉन CD पढ़ा रहा, AB ये भी एज इट इज। जो AC है मैं इसको रिप्लेस करके AE लिख सकता हूं। कहां से आया? फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर, या ऐसे लिख दो कि फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, है ना। AC की जगह AE हमने कंस्ट्रक्शन से तो लिखा था। बातें समझ आ रही हैं? इतना आने के बाद अब इसको बड़े आराम से देखना। BD बाय CD इक्वल्स टू AB अपॉन AE। सही है, मतलब इस बड़े वाले ट्राइंगल में इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया? यस, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद आ गया। दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT। और उसमें क्या होता था कि अगर ये वाला रेशो और ये वाला रेशो सेम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। याद आ गया? तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? देयरफॉर इन ट्राइंगल BCE बाय कन्वर्स ऑफ BPT, या थेल्स थ्योरम वर्ड भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? AD इज पैरेलल टू CE। ठीक है, ये तो कन्वर्स आ गया किसका? BPT का। अब पैरेलल प्रूव होने से हमें फायदा हो गया क्या? अब मैं अगर आपसे पूछूं एंगल 2 और एंगल 4 का रिलेशन क्या है, तो अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। पहले नहीं कह सकते थे, पहले ये पैरेलल नहीं ली थी हमने, अब हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज और भी, एंगल 1 और एंगल 3 का रिलेशन। यस, वेरी गुड, ये भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 और एंगल 3 दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, अब बेनिफिट क्या हुआ देखना। एंगल सॉरी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आराम से देखो। 3 4 के इक्वल है, दिख रहा है, और 3 1 के भी इक्वल है, 4 2 के इक्वल है। इसका मतलब 1 2 3 4 ये सारे सेम हो गए।
हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है हम उसकी बात करते हैं, 1 और 2 की, क्योंकि हमें बाइसेक्टर प्रूव करना था। तो इसका मतलब इसके आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज, अगर ये इक्वल प्रूव हो गया तो इसका मतलब AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देयरफॉर AD इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल BAC, हेंस प्रूव्ड। यानी ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स कर दिया, जिसमें हमने ये कहा कि कोई भी ट्राइंगल में अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ करे कि इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल है, तो ये वाली लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर होगी। क्लियर हो गया? अब इसको नोट करो। ओके, अब जो आपने थ्योरम्स की हैं उनको हम क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करेंगे वो सीखते हैं। देखो, इन फिगर AD इज, फिगर आपको दे रखा है ये ABC ट्राइंगल है, इसमें AD की बात करें, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। देन फाइंड AC। हमें AB गिवन है 8 सेंटीमीटर, BD गिवन है 4 सेंटीमीटर, DC गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन में हम AC की लेंथ कैसे फाइंड करें, कैसे, इधर ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, AD is bisector of angle BAC, therefore by angle bisector theorem क्या हो जाएगा कि यहां जब ये कट करेगा तो इसका रेशो मतलब BD अपॉन DC किसके इक्वल होगा, ये एंगल जिन साइड से बन रहा है, मतलब AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। BD की वैल्यू 4, DC की वैल्यू 5, AB की वैल्यू 8 और AC हमें फाइंड करना है। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4AC इक्वल्स टू 40, चाहो तो पहले ही कट कर दो इसको, तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40/4, दैट इज 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया अच्छे से? तो इस टाइप से कोई भी आपको वैल्यूज गिवन हो 3 और एंगल बाइसेक्टर गिवन हो तो आप उससे आंसर फाइंड कर सकते हो। ये बात समझ आ गई? अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन ना इस टाइप से आ जाएगा। देखो, मान लो क्वेश्चन यूँ दे दिया जाए, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है सारे, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने नहीं बताया बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि दिस इज पॉइंट D। ध्यान से सुनते रहना। BD 2 सेंटीमीटर है, DC 3 सेंटीमीटर है, AC हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और AB हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिख तो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो हमें एंगल DAC निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप चेक करो, देखो ध्यान से, इनका रेशो मतलब BD और DC का रेशो अगर निकालेंगे तो 2/3 आएगा, और अगर हम AB और AC का रेशो निकालेंगे, AB/AC, तो वो 6/9 आएगा, जो 3 के टेबल पे कैंसिल होगा तो 2/3, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो BD/DC इक्वल आ गया AB/AC के। सही है, तो अगर इनका रेशो और इनका रेशो इक्वल आ गया तो इसका मतलब ऐसा तभी हो सकता है जब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये वाली लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर होगी। तो इसका मतलब नीचे क्या आप लिख सकते हैं, AD इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल BAC। अब अगर पता लगे बाइसेक्टर है तो इसका मतलब हाफ हाफ होगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और अगर पूरा पूछ लें तो 60 हो जाएगा। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से? इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लो, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर भी कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।